15 अगस्त 1947 को दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में 5 लाख जनसमूह के सामने फहराया गया था भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा। देश दुनिया के सामाजिक किस्से में अभिवादन स्वीकार करें कृष्णा मुखर्जी का। 15 अगस्त 1947 को भारतीय तिरंगे को सलामी किए जाने के ऐतिहासिक रस्म दुनिया और भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण तारीख और भारत के जीवन की एक नई मोड़ थी। जब 14 अगस्त 1947 की शाम लॉर्ड माउंटबेटन कराची से दिल्ली लौटे तो वो अपने हवाई जहाज से मध्य पंजाब में आसमान की तरफ जाते हुए काले धुएं को साफ देख सकते थे। इस धुएं ने नेहरू के राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी शान की चमक को काफी हद तक धुंधला कर दिया था। 14 अगस्त की शाम जैसे ही सूरज डूबा, 2 सन्यासी एक कार में बैठे जवाहरलाल नेहरू के 17 यॉर्क रोड स्थित उनके बंगले पर पहुंचे। उनके हाथों में सफेद सिल्क का पीताम्बरम था तथा तंजोर नदी का पवित्र पानी, भभूत और मद्रास के नटराज मंदिर में सुबह चढ़ाए जाने वाले उबले हुए चावल थे। जैसे ही नेहरू को उनके बारे में पता चला, वो बाहर आकर उन सन्यासी से मिले तथा सन्यासी उनको पीताम्बरम पहनाए, उन पर पवित्र पानी का छिड़काव किए और उनके माथे पर पवित्र भभूत लगाएं। इस तरह की सारी रस्मों का नेहरू अपने पूरे जीवन में विरोध करते आए थे, लेकिन उस दिन वे मुस्कुराते हुए सन्यासियों के हर रस्मों को स्वीकार किए। थोड़ी देर बाद अपने माथे पर लगाए भभूत को धोकर नेहरू इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी के साथ खाने के मेज पर बैठे। तभी बगल के कमरे से फोन की घंटी बजी। ट्रंक कॉल की लाइन इतनी खराब थी कि फोन करने वाले के शब्द को नेहरू समझ नहीं पा रहे थे। फोन की दूसरे तरफ उस आदमी ने नेहरू से जो कुछ भी कहा, नेहरू को वो बात कुछ भी समझ में नहीं आए, जिसके लिए उन्होंने उसे अपने बातों को फिर से दोहराने के लिए कहा। जब नेहरू ने फोन रखा तब उनके चेहरे सफेद हो चुके थे। उनके मुंह से कुछ नहीं निकला और उन्होंने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। जब उन्होंने अपने हाथों को चेहरे से हटाया तब उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उन्होंने इंदिरा को बताया कि वह फोन लाहौर से आया था। वहां के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की आपूर्ति काट दी थी। लोग प्यास से पागल हो रहे थे। जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। लोग तलवार लेकर रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे ताकि वहां से भागने वाले सिखों और हिंदुओं को मारा जा सके। फोन करने वाले ने नेहरू को बताया कि लाहौर की गलियों में आग लगी हुई है। नेहरू ने लगभग खुसफुसाते हुए कहा, मैं आज कैसे देश को संबोधित कर सकता हूं? मैं कैसे जता पाऊं कि देश की आजादी में मैं खुश हूं, जब मुझे ये पता है कि मेरे खूबसूरत लाहौर जल रहा है। इंदिरा गांधी ने अपने पिता को दिलासा देते हुए कहा, आप भाषण पर ध्यान दीजिए जो आज रात देश के सामने देने हैं आपको। लेकिन नेहरू का मूड उखड़ चुका था। संसद के सेंट्रल हॉल में ठीक 11:55 पर नेहरू की आवाज गूंज उठी। उन्होंने अपने भाषण में
ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी का उल्लेख किया। And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था, अब वो समय आ चुका है कि हम उस वादे को निभाएं। शायद पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक। आधी रात की समय जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत आजादी की सांस ले रहा है। अगले दिन की अखबारों में नेहरू ने अपने भाषण में 2 पंक्तियां अलग से जुड़ाई। उन्होंने कहा, हमारे ध्यान में वो भाई और बहनें भी हैं जो राजनीतिक सीमाओं की वजह से हमसे अलग थलग हो गए हैं। जैसे ही घड़ी की रात 12 बजने को आए, वहां शंख बजने लगे। वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आने लगे और महात्मा गांधी की जय के नारों से सेंट्रल हॉल गूंज उठा। सुचेता कृपलानी ने, जो 60 के दशक में उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने पहले अल्लामा इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा और बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम गाया, जो भारत का आगे जाकर राष्ट्रगीत बना। सदन के अंदर सूट पहने हुए एंग्लो इंडियन नेता फ्रैंक एंटनी ने जवाहरलाल नेहरू को जोर से गले लगाया और संसद के बाहर मूसलाधार बारिश में हजारों भारतीय इस बेला का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नेहरू संसद भवन से बाहर निकले, मानो हर कोई उन्हें घेर लेना चाहता था। वहां मशहूर लेखक खुशवंत सिंह भी वहां मौजूद थे, जो अपना सब कुछ छोड़कर लाहौर से दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हम सब रो रहे थे और अनजान लोग खुशी से एक दूसरे के गले लग रहे थे। आधी रात के थोड़े ही देर बाद जब जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक रूप से भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाने का न्योता दिया, तब माउंटबेटन ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया। थोड़ी ही देर बाद नेहरू ने माउंटबेटन को एक लिफाफा दिया और कहा कि असल में उसमें मंत्रियों के नाम हैं जो कल अपने मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे। सुबह 8 बजे 15 अगस्त को पहले मंत्रियों को शपथ दिलाया गया। इसके बाद जब उसी दिन शाम को लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली की सड़कों पर ध्वजा फहराने के लिए इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में निकले, तब उन्होंने लोगों के जनसलाब को देख करके हैरान रह गए। उनके सलाहकार का मानना था कि वहां 30,000 लोग आएंगे, पर वहां 5 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। भारत इतिहास में तब तक कुंभ को छोड़कर एक जगह इतने लोग कभी एकत्रित नहीं हुए थे। माउंटबेटन की बग्घियां के चारों ओर लोगों का इतना हुजूम था कि वो इससे नीचे उतरने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। चारों ओर इससे पहले हुए इस अपार जनसमूह ने झंडे के खंभों के पास बनाए गए छोटे से मंच को अपने लपेटे में ले लिए थे। भीड़ को रोकने के लिए लगाए गए बल्लियां, बैंड वालों के लिए बनाए गए मंच और बड़ी मेहनत से बनाए गए विशिष्ट अतिथियों के दर्शक दीर्घा और रास्ते के दोनों ओर बंधी गई रस्सियां, हर चीज लोगों की इस प्रबल धारा में
बह गई। फिलिप टॉलबोट अपनी किताब में लिखते हैं कि भीड़ का दबाव इतना था कि उस पर माउंटबेटन के अंगरक्षक का घोड़ा नीचे गिर गया। अगले दिन माउंटबेटन के प्रेस सचिव अपने एक साथी के साथ हाथ मिलाते हुए कहा कि आखिरकार 200 साल के भारत के इस गुलामी के इतिहास के बाद भारत का स्वर्णिम उदय हुआ। आप देख रहे थे देश दुनिया के सामाजिक किस्से और मैं हूं कृष्णा मुखर्जी।